उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। इस संवाद के प्रायोजक है रजवाड़ी ज्वेलर्स, एमजी रोड, वलसाड़ और रजवाड़ी एम्पोरियम के साथ रजवाड़ी ज्वेलर्स, हर एक की पसंद रजवाड़ी ज्वेलर्स, एमजी रोड, वलसाड़। नमस्कार योगेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। धन्यवाद। योगेश जी, कुछ गाड़ियां नहीं निकलने की हर साल हमने देखा है कि रेलवे तंत्र से हर साल खास करके इस समय दिवाली के समय जब सामने छठ पूजा भी है तो नई गाड़ियां निकलने की गुंजाइश रहती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए कि आप किस पद पे हो अभी। मैं योगेश मिश्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय रेल उपभोक्ता संघ। जी, नई गाड़ियां हर जगह से श्रमिक लोग जो होते हैं, विशेषकर दिवाली के समय में, दिवाली और महापर्व छठ का जो आता है उस पर वो अपने गांव वतन अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। और गुजरात के लिए तो एक वह भी है कि दिवाली ही एक ऐसा 5 दिन की छुट्टियां आती, 5 से 7 दिन, जो सभी ऑफिसें और दुकानें सारी बंद रहती हैं। सारे व्यापारी लोग जो है पर्यटन पर जाना चाहते हैं और सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है, परंतु ट्रेनों के अभाव में लोग जा नहीं पाते हैं। यात्रियों को कालाबाजारी के द्वारा जो है टिकटों को लेना पड़ता है। रेलवे ने भी जो तत्काल प्रीमियम किया हुआ है वह इतना अधिक बढ़ जाता है जो यात्रियों को बहुत महंगा पड़ता है। एयर फेयर जो है, हवाई जहाज का जो किराया है उससे भी डबल हो जाता है कई बार तत्काल प्रीमियम का किराया, क्योंकि वह तत्काल प्रीमियम फ्लैक्सी फेयर पर चलता है। जो फ्लैक्सी फेयर है वह हर टिकटों पर वो अपना कीमत बढ़ाता रहता है, जरूरत के हिसाब से कीमत बढ़ाता रहता है, जबकि रेलवे एक सेवा है, व्यवसाय नहीं है। और यह तत्काल प्रीमियम का जो किराया है वह घटाना चाहिए, सामान्य रूप से लेना चाहिए। तथा ये जनसाधारण ट्रेनें खास करके श्रमिकों के लिए बहुत दिक्कतें हैं। पैसे वाले लोग तो विकल्प भी कर लेते हैं, एसी में नहीं मिला सेकंड एसी में गए, थर्ड एसी में गए, फर्स्ट एसी में गए, स्लीपर में गए, नहीं मिला तो बाई रोड निकल जाते हैं, बाई एयर निकल जाते हैं। पर जो मजदूर वर्ग है भारत में और गुजरात में, संपूर्ण भारत से गुजरात में लोग जो है रोजगार और के लिए आते हैं। जो रोजगार के लिए व्यक्ति आता है वह श्रमिक होता है। श्रमिक यानी दिहाड़ी मजदूरी समझ लीजिए कि प्रतिदिन का 300 से 500 या 700 रुपए कमा करके वह जो अपना घर परिवार और यहाँ से गांव तक वो देख रहा होता है। ऐसे में वो अपने त्योहार में जाना चाहता है, परंतु जनसाधारण जैसी कोई ट्रेनें, क्लोन ट्रेनें चलाई न जाने के कारण और ये इस पर्व पर विशेष न चलाए जाने के कारण श्रमिक वर्ग को बहुत तकलीफ है। पहले किसी भी ट्रेन में 7 से 8 जनरल कोच लगते थे, आज 1 या 2 कोच लगाए जा रहे हैं। यानी श्रमिकों का ध्यान रखने के लिए जरा भी कोई परवाह नहीं कर रहा है, जो अत्यंत दुखद है। विशेषकर श्रमिकों के लिए जनरल कोच बढ़ाने चाहिए। जब पीयूष गोयल जी माननीय मंत्री थे, रेल मंत्री जी, उस समय रतलाम के मंडल के जो सुनकर जी थे, उन्होंने उनसे सभी मंडलों की मीटिंग की, उसमें एक खुलेआम उन्होंने उनको विनती की थी कि जनरल कोच बढ़ाइए, श्रमिकों को, मजदूर वर्गों को, सामान्य वर्ग को बहुत दिक्कतें होती है। रेल मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था और उसकी सराहना भी की थी, परंतु आज तक जो है जनरल कोच बढ़े नहीं, बल्कि घटते ही जा रहे हैं, जो अत्यंत दुखद बात है। अभी हमने हाल ही में एक देखा था, जीपीएससी की परीक्षा देने यूपीएससी परीक्षा देने के लिए लोग किस प्रकार से ट्रेन में चढ़ के आ रहे हैं, जान की बाजी लगाकर वो इस तरह की भीड़ में जान पे खेलकर वो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। तो क्या ये उचित है कि हमारे पास इस इतने गिनती की ट्रेनें नहीं है जो जीपीएससी के एग्जाम या यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए छात्रों के लिए कुछ अलग तरह की सुविधा दी जाए ट्रेनों की? नहीं, वो सुविधा तो देनी चाहिए और वह सुविधा जो है आप रिजर्व ट्रेनों से नहीं दे सकते। आप जनसाधारण जैसी जनरल ट्रेनें चला करके ही तो आप जो है महत्तम लोगों को जाने देना की व्यवस्था कर सकते हैं। यूपीएससी की जो परीक्षा हुई, एक साथ कहीं पर भी लाख लोग, अगर 1 लाख पब्लिक एक सिटी में आ रही है, उसकी कोई भी व्यवस्था कोई भी तंत्र कर नहीं सकता है, क्योंकि आने वाले तो एक साथ आएंगे, पर जब वो परीक्षा दे करके छूट के जाने की बात होगी तो वो एक साथ टूट पड़ेंगे, क्योंकि एक समय ही छूटेंगे। आने के लिए व्यक्ति अपना अलग अलग समय से आ जाएगा, पर जाते समय एक साथ जाएगा, जो कोई भी तंत्र होगा वो फेल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, कितनी भी व्यवस्था करें। क्योंकि 1 लाख की एक ट्रेन में महत्तम 1200 या 1500 व्यक्तियों के टिकट की व्यवस्था होती है। अगर जनरल कोच लगाया जाए तो 100 के हिसाब से 2200 लोग जा सकते हैं।
तो 2200 लोगों की जगह अगर जो है 5 ट्रेन भी चलाएंगे तो ये 12,000 लोगों के लिए व्यवस्था होगी, लाख की तो नहीं होगी। और सारी पब्लिक जाना चाहेगी, वो दिक्कतें होंगी। फिर भी जनसाधारण जैसी ट्रेनें और या यूपीएससी की कमी कहलाएगी। यूपीएससी कमेटी जो है उनको ये निश्चित करना चाहिए कि अगर एक शहर में हम इतने वो कर रहे हैं तो उससे प्रशासन से तालमेल बना करके या जो भी व्यक्ति आने, क्योंकि हर व्यक्ति का हर जो परीक्षार्थी है कहाँ से आ रहा है या पूरा बायोडेटा उनके पास होता है, वह एक लाइजनिंग अगर करें तो एक अच्छी व्यवस्था दी जा सकती है। संपूर्ण तो नहीं, फिर भी लोगों को जो परेशानियां वो परेशानियों से मुक्त कराया जाए। योगेश जी, आपके हिसाब से हमारे गुजरात से इस समय दिवाली के छठ पूजा के समय लगभग अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली बताए अंदाजित कितने लोग पर प्रांतीय लोग हो या फिर गुजरात के लोग हो कुल रेलवे का सफर करते हैं, खास करके इस दिवाली के समय छुट्टियों के दौरान जो 7 दिनों की छुट्टी होती है, गुजरात से कितने लोग रेल के द्वारा? कम से कम 15 से 20 लाख लोग जो है ये दिवाली से लेकर के छठ पर्व तक जो है जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परंतु अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर हर जगह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे द्वारका, बेट द्वारका के पास रिलायंस इंडस्ट्री है। महत्तम लोग जो है पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं जो दिवाली पर जो है अपना गांव जाना चाहते हैं, पर नहीं मिल रहा है। और वैसे भी गुजरात में भगवान स्वामीनारायण को मानने वाला संप्रदाय सबसे अधिक है। स्वामीनारायण छपैया वो उनकी जन्मस्थली को जाने के लिए भी वो प्रयास करते हैं। तो ऐसे में उनको भी जो श्रमिक नहीं है उनके लिए भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ट्रेन की उतनी व्यवस्था नहीं की जा रही। ऐसे में विशेष ट्रेनें चलाना चाहिए और समय से पहले अनाउंस करना चाहिए, जिससे कि निरंतर उसमें भीड़ लगे। जैसे अहमदाबाद से ओखा द्वारका के लिए जन्माष्टमी पर एक ट्रेन रेलवे ने चलाया जो हर शनिवार को जाती है यहाँ से और रविवार को वहाँ पहुँचती है, अहमदाबाद से जा करके ओखा पहुँचती है और रविवार को रात में ही ओखा से चल करके सोमवार को सुबह यहाँ। तो कोई भी व्यक्ति द्वारिका को जाने के लिए तैयार होता है। वह ट्रेन 100% ऑक्यूपेंसी के साथ जा रही है, जो एक अपने आप में, जबकि विशेष किराए के साथ जो नॉर्मल किराया है अहमदाबाद से ओखा का 300 रुपए, वह 400 रुपए फिर भी संपूर्ण खुल जा रही है। तो यात्री को अगर जाने के लिए मार्ग मिल रहा है तो वह प्रयास जरूर करता है कि हम जो है उसमें जाएं, पर उसका अनाउंसमेंट पहले होना चाहिए। अब जिस दिन ट्रेन चालू हो रही है उसी दिन आप अनाउंस करोगे तो पैसेंजर तो दूसरा विकल्प ढूंढ चुका होता है या न इनकार कर चुका होता है कि हमें नहीं जाना है, तो व्यवस्था वो तो ट्रेन खाली जाने वाली। अधिकारियों को यह ध्यान में लेना चाहिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आ रहा है, मैंने जब कल इसकी चर्चा की थी, एक प्रश्न ये भी आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारे गुजरात में ऐसे कौन सी जगह है जहां पे अभी तक रेलवे रूट नहीं बन पाया। जैसे कि मैंने खुद अनुभव किया था, शामलाजी जाने के लिए जो रेलवे रूट है वो दाहोद के बाद फिर मुझे बाई रोड जाना पड़ता है। तो शामलाजी बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है, तो आपको नहीं लगता कि शामलाजी तक पहुंचने के लिए भी रेलवे रूट होना जरूरी है? बिल्कुल, शामलाजी जो है भगवान कृष्ण भगवान का जो है नरसिंह मेहता का वो जो है भक्ति स्थल है और उनके नाम से शामड़िया जी का जो है वो है, वहाँ पे शामला जी का दर्शन करने लोग जाते हैं। ऐसे ही अंबा जी का है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। अंबा जी जो पीठ शक्तियों में आता है वहाँ भी जाने के लिए अभी ब्रॉडगेज ट्रेनें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं। तो ऐसे स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे, जबकि रेल मंत्री श्री ने तो अनाउंसमेंट किया था कि धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, जैसे अहमदाबाद ओखा से कृष्ण भगवान का जो कार्य स्थल है और मथुरा जो उनका जन्म स्थल है वहाँ के लिए सीधी कोई ट्रेन सेवा नहीं। तो ऐसे ट्रेनों को जोड़ना चाहिए, ये धार्मिक ट्रेनों को, जिससे पर्यटन को भी लाभ मिलेगा और दर्शनार्थियों को भी लाभ मिलेगा, दोनों को लाभ मिल सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि शामला जी बिल्कुल गुजरात राजस्थान बॉर्डर है, शामला जी के बाद राजस्थान लग जाता है, तो राजस्थान के भी लोग यहाँ पर बहुत मात्रा में हमारे गुजरात में रहते हैं। खासकर दक्षिण जिला की बात करें, वलसाड़, सूरत, यहाँ पे मारवाड़ी समाज बहुत बड़ा समाज है, राजस्थानी समाज। तो शामला जी के लिए अगर ट्रेन बन जाएगा तो मुझे लगता है कि उसके आगे जो डूंगरपुर है, हाँ, तो वो बिल्कुल नजदीक है, गुजरात के बॉर्डर के बाहर है, राजस्थान में लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सत्य है।
शामळाजी के लिए अगर ट्रेन की व्यवस्था हो जाती है तो वहां से डूंगरपुर या उसके आगे उदयपुर या श्रीनाथ जी जाने के लिए चित्तौड़ ये सब वहां से पुष्कर जाने के लिए कई लोगों को सहूलतें मिल जाएंगी। और लोगों को मतलब अगर ट्रेन रेलवे देती है तो उसको जो घाटे वाली बात होती है वह तो नहीं चलेगी। वह जो एक पिक्चर में है, राजपाल यादव कहते हैं कि भाई कहाँ है वो अधिकारी बताओ, अगर पुल बना होता तो इस पे एक्सीडेंट नहीं होता। तो बोले रेलवे के पास पैसा कहाँ है, घाटे में चल रही। तो बोलता है कि 100 के डिब्बे में एक कोच, एक डिब्बा जो 100 का होता है उसमें 300 और 500 लोग भर भर के जाते हैं और फिर भी कह रहे हो रेलवे घाटे में है। तो अब यह तो अब क्या कहा जाए। सही बात है। तो योगेश जी, आप और क्या कहना चाहते हो कि हमारे इस त्योहार के समय पे गुजरात में खास करके और किन किन रूटों की ट्रेन और उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमारे जो यात्री है जो काफी समय से ये आशा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, त्योहारों में हम अपने अपनों से, हमारे घर वालों के घर के परिवार से हम मिल पाएंगे, जो पूरा साल यहाँ पर आकर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद साल में कुछ ही एक हफ्ता होता है जब परिवार से मिलने का समय होता है। तो किन किन रूटों के लिए ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, राजकोट है, सूरत है, ऐसी जगहों से पूर्वोत्तर भारत जैसे दिल्ली है, गोरखपुर है, वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, वहां जाने के लिए हावड़ा है, कलकत्ता है, आसनसोल है, वहां के लिए ट्रेनों की जरूरत है और विशेषकर जनसाधारण ट्रेनों की जरूरत है जिससे श्रमिकों को सुविधा मिले। जैसे मैंने अभी ये भी देखा है कि अभी तक कोलकाता हावड़ा पहुंचने के लिए रूट वलसाड से नहीं है कोई भी ट्रेन, सीधे हमको सूरत या मुंबई जाना पड़ता है, क्योंकि वलसाड में भी काफी सारे लोग, वापी वलसाड में काफी सारे लोग हैं, बंगाली समाज के लोग काफी हैं, तो कोलकाता जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। या सूरत जाओ या फिर हमें, और सूरत में क्या होता है कि हावड़ा गाड़ी जो है वो अहमदाबाद से बैक होकर सूरत आती है, वहां से फिर वो भुसावल लाइन पकड़ के जाती है। तो वो सूरत से विशेष हावड़ा के लिए ट्रेन चलाना चाहिए। वलसाड कोई बड़ा जंक्शन नहीं है लेकिन सूरत से चलाया जा सकता है। तो वहाँ वलसाड से आकर के जो हो सकते हैं, और माननीय सांसद जो राजकक्षा की रेल मंत्री है वह भी वहीं से आती हैं। तो हावड़ा के लिए भी बहुत से श्रमिक वहां पर हैं, उनके लिए एक विशेष ट्रेन तो इसमें चलाना चाहिए। अच्छा, कुछ तो रेलवे की अगर कर्मचारियों की बात करते हैं तो जो पेंशन बंद कर दिया गया है इस प्रकार से रेलवे कर्मचारियों का, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्या वो सही है? पेंशन बंद नहीं किया गया है। पेंशन एक जो पहले पेंशन मिलती थी वह ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी करा रही ओपीएस, तो वो पुरानी जो पेंशन योजना जो थी उसमें अंतिम वेतनमान जो होता था, मूल वेतनमान, उसका 50% उसका मूल वेतनमान बन जाता था और उस पर हमेशा डीए महंगाई भत्ता जो बढ़ता रहता है सरकार की तरफ से, वह जो है महंगाई भत्ता उसमें ऐड होता था। अब पेंशन तो सभी को मिल रहा है लेकिन न्यू पेंशन स्कीम है। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि जो हम 10% हमारा मूल वेतन का कटाते हैं और सरकार जो उसमें जमा कर रही है उसका जो जमा रकम हमें निवृत्त होने पर मिलेगा उसका 60% लाभ हमें पेंशन के तुरंत नगद मिल जाएगा। 40% जो रकम बचेगी उस 40% का फ्लैक्सी इंटरेस्ट रेट गिन लिया जाएगा और वह आजीवन मिलेगा। जैसे 1,000 रुपए अगर आज हमें महीने मिल रहा है पेंशन, तो आजीवन जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक 1,000 ही मिलेगा। अब सवाल यह है कि 1,000 की आज की वैल्यू और 10 वर्ष बाद वो 1,000 की वैल्यू 100 रुपए के बराबर हो जाए। क्या दिक्कतें हो रही उसमें, और जिसके लिए रेलवे ही नहीं पूरे भारत के समग्र राज्यों में से यह आवाज उठ रही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा कि पुरानी पेंशन योजनाओं को पुनः बहाल किया जाए। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में यदि कोई व्यक्ति 7 साल की नौकरी के अंदर उसका अवसान हो जाता है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन 9,000 रुपए मिनिमम मिलता है। पर ये जो नई पेंशन स्कीम है, इस नई पेंशन स्कीम में अगर कोई परिवार 7 वर्ष के अंदर अवसान हो जाता है, उसका परिवार जो उसकी विधवा महिला है या बच्चे हैं उन्हें मात्र 700 या 800 रुपए महीने मिलेगा, जबकि विधवा पेंशन ही 1,000 और 1,500 रुपए है। तो वह विधवा पेंशन ले कि ये पेंशन ले, तो मिनिमम जो है
अब 700 रुपए में व्यक्ति को तो पानी भी पी के रहे तो वो जो है जी नहीं सकता, पानी भी उतना महंगा हो जाएगा। इसलिए 9,000 रुपए जो मिलता है एक सम्माननीय धनराशि है, जिससे वह अपने परिवार का कम से कम नमक रोटी खा के जीवन गुजार जा सकता। और एक सवाल आया है, पब्लिक के द्वारा ही पूछा गया है कि पहले स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था थी, पीने की पानी की व्यवस्था, लेकिन आज देखा गया है कि नल है लेकिन पानी नहीं आता, तो हर व्यक्ति को पानी खरीद के ही पीना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम सनातन धर्मी हैं। भारत हिंदुस्तान जो है, जिसमें पानी मुफ्त में पानी पिलाना सबसे बड़ी सेवा कहलाती थी, और उसी तर्ज पर रेलवे में प्याऊ खोला जाता था जो मटके और उसमें ट्रालियों में लेकर के गर्मी के समय में ऐसे लोग हायर किए जाते थे रेलवे की तरफ से, जो ट्रालियों पे मुफ्त में ट्रेन आने पर पानी, ठंडा पानी पिलाया करते थे। आज का स्थिति यह हो गया, हम इतने अत्याधुनिक हो गए, अगर कोई मुफ्त में पानी पिलावे घरों पर भी, तो ये किसी दुकान पे गए और कोई मांग लेता है, भाई साहब मेरे को पानी पिला दो, तो उसे एक शर्म आती मांगने वाले को भी और देने वाले को। जबकि हमारी परंपरा थी कि अगर कोई पानी मांग लिया और हम पिलाते तो हमें बड़ा गर्व होता था कि आज मैंने एक पुण्य का काम किया। यह पुण्य प्रथा जो है हमारे देश से नाबूद हो गई, किसी एक के विचार से जो पानी का बोतल बेचना शुरू किया, जिसके कारण आज पानी की सारी व्यवस्थाएं व्यापारीकरण हो गया, और व्यापारीकरण में मुफ्त वाली जो सेवा थी वह उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण वो चल नहीं पाता है। और उसमें कई प्रकार की कमियां हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे वाटर कूलर लगा हुआ है, वाटर कूलर चल ही नहीं रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। विशेषकर इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यह उनकी जवाबदेही में होता है। सरकार के द्वारा धन भी दिया जाता है कूलर लाने के लिए, वाटर कूलर लाने के लिए, प्योरीफायर लाने के लिए, लेकिन यह सब व्यवस्थाएं कागज की होती है। 3 गुना अधिक दाम दे करके भी लाया जाता है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। दाता लोग भी पड़े हैं, बहुत सी कंपनियां, लायंस वगैरह जो है, यह सब जो है बहुत से स्टेशनों पर उन्होंने दान किया हुआ है वाटर कूलर, पर जिसकी जवाबदेही है मेंटेनेंस की, वो मेंटेनेंस नहीं करता है, जिसके कारण ये लापरवाहियां है कि यात्रियों को मुफ्त पानी नहीं मिल पाता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? ये एक ऐसा मुद्दा भी सामने, इतनी ज्यादा यात्रियां मेरे ख्याल से ट्रैवल करेंगे दिवाली के समय पे, तो पानी की व्यवस्था अगर अच्छी तरह से ना हो तो बहुत सामने। मैंने खुद कुछ रूटें ऐसी होती है रेलवे की ट्रेनों की रूटें, जहाँ पर लगातार ट्रेनें चलती रहती है और बहुत कम स्टॉपेज आती है, और अगर पानी खत्म हो गया तो वहां पर पीने के लिए भी हम तरस जाते। मैंने खुद ने ही अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं, ये पीने के पानी में उसमें क्या होता है कि पीने का पानी जो व्यवस्था, नल वगैरह लगाए गए हैं, वाटर कूलर लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर वह अब एक ट्रेन में कम से कम 1500-1600 व्यक्ति उतरेगा, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं। रेलवे का जो मानक है कि हर 3 डिब्बे के बीच में एक नल का पॉइंट होना चाहिए, उस मानक के अनुसार जो है बना ही नहीं है, कहीं पे व्यवस्था ही नहीं है, अभी एक कमी है। और 3 डब्बे से अगर 100 पैसेंजर 300 उतरे, 5 मिनट के लिए अगर उतरे और 3 नल लगा है, तो कितने लोग पानी भर पाएंगे 5 मिनट? हाँ, यह कई समस्याएं हैं, और यह कई बार नल को बंद कर दिया जाता है या नल को तोड़ दिया जाता है, और विशेषकर जो स्टॉल वगैरह वाले होते हैं वो अपना बोतल का पानी बेचने के लिए भी यह कार्य करते हैं। बहुत सारी बातों का आज हमें खुलासा हुआ है योगेश जी। रेलवे एक कितना बड़ा तंत्र है कि उसमें जितने सवाल पूछे जाए उतना कम है, लेकिन समय मर्यादा कम होने के नाते हम इतना ही सवाल आज ले पाएंगे। मुझे लगता है कि रेलवे के लिए बहुत सारे सवाल आगे भी हम लोग उठाएंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दर्शक भी बहुत खुश होंगे कि बहुत सी जानकारी हमें मिली है। उज्जवल भारत हमेशा प्रयास करता है कि हमारे देश की जनता तक सारी सच्चाई, हकीकत उन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। उज्जवल भारत इस देश की प्रखर आवाज। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। घरमा सुती सांभळू रे बोलवान
सांभळू रे बोलवालम ना घर मसूती सांभळू रे बोलवालम ना बोलवालम ना ओ उमरे उभे सांभळू रे बोलवालम ना नव वर्ष, नई आशा, नए सपने, सब हो आपको हासिल। नूतन वर्षा अभिनंदन।